हाँ प्रिय विद्यार्थियों, साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बैक टू बैक आपके सामने फिर उपस्थित होगा, बने रहिए आप वीडियो में। देखिए आपके सामने यहाँ पर फिर मैंने पिछले वीडियो में आपके सामने आया था, मैंने आपको कार्य के बारे में जानकारी दी थी। आज हम ऊर्जा के बारे में जानकारी देंगे आपको। एनर्जी, ऊर्जा यानी एनर्जी। अब क्या होता है हमारे शरीर को, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के रूप में ऊर्जा कहाँ से आती है? भोजन से आती है। हम जब भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी आती है, ऊर्जा। गाड़ी चलती है तो पेट्रोल डालेगा तो ऊर्जा उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, डीजल पेट्रोल। तो एनर्जी यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा भी कई प्रकार की होती है। देखिए ऊर्जा, अब मैं पहले ऊर्जा के बारे में बताता हूँ आपको। जैसे हम किसी कील को ठोकते हैं तो हथौड़े में एक ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा बाहर थोड़ा पीछे जाता है, आगे की ओर आता है, तो ऊर्जा होती है उसके अंदर। ऊर्जा यानी एनर्जी, उसकी सहायता से कील ठुक जाती है। तो आपने किसी खिलौने को देखा होगा, खिलौने में हम चाबी भर देते हैं और उसको छोड़ देते हैं, छोड़ते ही वह चलने लग जाता है, अपने आप ही चलने लग जाता है, चलने लग जाता है। इसका मतलब उसमें हमने एनर्जी स्टोर कर दी है, एनर्जी स्टोर हो गई है। और वो एनर्जी स्टोर हुई है, वो स्थितिज ऊर्जा में हुई है और बाद में वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, ऊर्जा के रूप बताऊंगा अभी मैं आपको। ये तो थी ऊर्जा। अब देखो, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ये जो कार्य का जो मात्रक है ना, इसका जो मात्रक है मात्रक, इसका भी मात्रक होता है जूल। यानी कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या है? जूल। ध्यान रखना विद्यार्थियों, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल है। क्या है? जूल है। और कभी कभी ऊर्जा का बड़ा मात्रक आता है किलो जूल। ये तो होता है जूल, जिसे हम कहते हैं जे। एक होता है किलो जूल, किलो जूल, किलो जूल यानी कि ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो जूल। यानी कि 1 किलो जूल जो हमारे पास है बराबर 1000 जूल होता है। 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ऊर्जा के रूप देखिए। ऊर्जा के रूप कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है। अभी आपसे पूछ लिया जाए ऊर्जा के कौन कौन से रूप है, क्वेश्चन डाल दिया गया आपके सामने, ऊर्जा के रूप बताइए, तो आपको लिखना है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ऐसे कई प्रकार के ऊर्जा के रूप। तो आज हम 2 रूप पढ़ेंगे, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। कौन सी? स्थितिज और गतिज ऊर्जा। अब देखिए, हम सबसे पहले पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा। हम पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ध्यान देना विद्यार्थियों, बने रहिए आप वीडियो के अंदर। गतिज ऊर्जा हम पढ़ेंगे। गतिज ऊर्जा पहला इसका भाग है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ के फॉर काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक को बोलते हैं गतिज, और एनर्जी फॉर ऊर्जा। अब आप समझ गए होंगे, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक ऑफ एनर्जी, गतिज ऊर्जा। अब देखिए गतिज ऊर्जा के बारे में आपने देखा होगा कि कई, आपने क्या क्या देखा होगा, देखो बताता हूँ। चलती हुई गाड़ी में आपने देखा होगा गतिशील, आपने गतिशील गोली को देखा होगा, बहती हुई हवा को देखा होगा, ठीक है, और आपने घूमता हुआ पहिया देखा होगा, गतिशील कोई पत्थर देखा होगा घुमाते हुए। पत्थर को घुमा के हम थोड़ी देर रुक जाए तो वो अपने आप ही घूमता रहता है, यानी उसके अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो, गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी गतिज ऊर्जा के उदाहरण। अर्थात गति कर रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं। पत्थर भी गति कर रहा है, व्यक्ति दौड़ता है तो वह दौड़ रहा है तो गति कर रहा है, हवाई जहाज चल रहा है तो गति कर रहा है, हवा बह रही है तो गति कर रही है। तो सभी गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। क्या है? गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। अब देखो, गतिज ऊर्जा के लिए क्या होता है कि एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक m द्रव्यमान की वस्तु है, उसका समान वेग u से गतिशील है और इस पर एक बल कार्य कर रहा है F और विस्थापन की दिशा में लगता है। वस्तु s दूरी तय करती है। क्या करती है? तो किया गया कार्य F W बराबर Fs। हमने जो कार्य पढ़ा था पहले, कार्य बराबर F इंटू S पढ़ा था हमने। इसका संबंध कार्य से है, ध्यान रखना। तो यानी मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। किया गया कार्य सुन दो कैसे होगा। यानी कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, वस्तु का द्रव्यमान है m, बल लग रहा है F, विस्थापन हो रहा है S, ये तो द्रव्यमान है।
ये आपका बल लग रहा है, ये आपका विस्थापन हो रहा है भाई। विस्थापन यानी वस्तु चल रही है, आगे आगे की ओर चली गई, कुछ दूरी तय कर ली उसने। विस्थापन, विस्थापन का मतलब अंतिम दूरी और प्रारंभ दूरी का सीधा अंतर विस्थापन कहलाता है। ठीक है, विस्थापन के बारे में पहले ही पढ़ चुके थे आप। तो देखिए गति के समीकरण से यदि मान लो कोई प्रारंभिक वेग, इसका वेग u है, अंतिम वेग v है, और प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक जो वेग था वस्तु का वो तो था u, और अंतिम वेग जो है इसका है v। ये प्रकार के डायग्राम इसके अंदर सेट हो रहे हैं। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, m द्रव्यमान की वस्तु, बल लग रहा है, विस्थापन हो रहा है s। तो हम क्या करेंगे, तो इसका विस्थापन s को ज्ञात करने के लिए गति का समीकरण दूसरा, हमारा गति का समीकरण हम काम में लेंगे विस्थापन निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? विस्थापन निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र था गति का, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर बराबर 2as। ये हमारे पास समीकरण था गति के, न्यूटन की गति का तीसरा वो है ये समीकरण, तीसरा समीकरण। इसकी सहायता से हम विस्थापन ज्ञात करते हैं। m द्रव्यमान की वस्तु है, F बल लग रहा है, s दूरी तय कर रही है, प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है। तो हम यहाँ पर s का मान निकालने के लिए, जब हम s का मान निकालेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे में 2a, ये s का है दूरी, यानी यहाँ विस्थापन निकल रहा है, विस्थापन। ठीक है, यानी कोई वस्तु है, जैसे मान लो कि यहाँ रुकी हुई है, प्रारंभिक वेग 0, क्या हो गया 0। जब वो वस्तु चलेगी तो आगे जाकर पहुंचेगी वहां तक, उसका अंतिम वेग v जो भी हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो वस्तु चलेगी तो उसमें विस्थापन भी होगा, s दूरी तय करेगी। ठीक है, उसमें त्वरण भी कार्य करेगा, कभी कम कभी ज्यादा होगी तो त्वरण भी कार्य करेगा उसके अंदर। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो अब हमें ज्ञात करना है बल, जो हमारा सूत्र था बल F बराबर हमारे पास था ma। सरल रेखीय गति के लिए बताया था मैंने, सीधी रेखा में गति कर रही है, यहाँ पर इस वस्तु को सीधी गति करवा रहे हैं हम। है कोई m द्रव्यमान की वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, विस्थापन s है, और इस प्रकार विस्थापन का मान हमने निकाल लिया, विस्थापन, और उस पर लगने वाला जो बल है वो F बराबर ma है। और ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना है, अब हम F द्वारा किए गए कार्य की गणना करते हैं। तो किया गया कार्य W बराबर, हमारा जो कार्य था यहाँ पर, कार्य बराबर F इंटू एस था, F इंटू एस था। किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, ये ध्यान रखना, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, गतिज ऊर्जा के बराबर। देखो यहाँ पे किया गया कार्य, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, प्रश्न भी बन रहे हैं, नोट भी करते जाना, अंडरलाइन भी करते जाना। तो यहाँ पर ये दो W बराबर F का मान तो हो गया हमारे पास ma इंटू एस का मान अभी हमने यहाँ निकाला था कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे में 2a, a से a कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास ये 2 नीचे बचता है, इसको हम कर लेंगे 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये हमारे पास किया गया कार्य W, किया गया कार्य W। अब क्या होगा, सुनो विद्यार्थियों, वस्तु की गति अपनी विराम अवस्था से प्रारंभ करती है, वस्तु अपनी विराम अवस्था से प्रारंभ करती है। तो यहाँ पर u बराबर 0 है, प्रारंभिक वेग क्या है 0। तो यहाँ पर जैसे ये मान रखते हैं तो हमारे पास 1/2 m इंटू वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, यानी हमारे पास 1/2 m v स्क्वायर, 1/2 m v स्क्वायर। यानी इससे स्पष्ट होता है कि किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है, किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर हो गया m द्रव्यमान की तथा समान वेग v से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान। तो ये हमारी गतिज ऊर्जा हो गई एनर्जी ऑफ काइनेटिक, यानी E के हाफ mv स्क्वायर, इसको नोट रखना, याद रखना, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। इसकी सहायता से न्यूमेरिकल आपके हो जाएंगे। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पत्ति होगी आपकी 1/2 mv स्क्वायर, ध्यान देना विद्यार्थियों इसके ऊपर। अब हम चलेंगे स्थितिज ऊर्जा के ऊपर। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा में क्या है, ये गतिज ऊर्जा है आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाफ mv स्क्वायर। इसकी सहायता से न्यूमेरिकल निकालने का प्रयास कीजिए, अपने आप ही आपको न्यूमेरिकल आने लग जाएंगे, यदि आपने प्रयास किया है तो जरूर आएंगे। ठीक है,
अब देखो दूसरा, अब हम बताते हैं स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा देखो, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा देखिए विद्यार्थी, स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा हमारे पास, तो देखो आपने सुना होगा किसी रबड़ को यूं खींच दिया, हमने खींच दिया, छोड़ने पर वह वापस अपनी अवस्था में आ जाता है। स्प्रिंग को आपने खींचा, छोड़ने पर वह अपनी अवस्था में आ जाती है। जब हमने स्प्रिंग को खींच के छोड़ा तो वापस अवस्था में क्यों आ गई? जब स्प्रिंग को हमने खींचा तो गतिज ऊर्जा थी, और जैसे हमने खींच के रख लिया उसको यहाँ, उसके अंदर एक स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो गई है, और वह वापस छोड़ते ही गतिज ऊर्जा में बदल करके वापस वो अपने स्थान पर आ जाती है। तो देखिए इस प्रकार के उदाहरण है हमारे, रबड़ बैंड वगैरह ऐसे उदाहरण है। तो ये हमारी देखो अब चल रही स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए विद्यार्थी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं एनर्जी ई और पी, यानी पोटेंशियल, POTENCIAL, एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, ध्यान देना, बस शॉर्ट में काम पूरा कंप्लीट होने वाला है। जैसे कोई वस्तु है, ये वस्तु यहाँ पर आपके पृथ्वी पर रखी हुई है धरातल पर। इस वस्तु को हमने ऊपर की ओर उठाया, यहाँ पर, यहाँ आ गई वस्तु। अब उठाने के बाद हमने वस्तु को पकड़ लिया, ऐसे यूं पकड़ लिया, उठा लिया नीचे से ऊपर की ओर। अब यहाँ उठाने पर यहाँ से यहाँ तक इसकी h का मान, यानी हाइट, ऊंचाई, जितनी ऊंचाई चली जाएगी भाई, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। यहाँ पर m द्रव्यमान की वस्तु है, ये भी m द्रव्यमान की वस्तु। जैसे ही वस्तु को उठाएंगे तो मैंने बताया नीचे की ओर एक गुरुत्वीय त्वरण g कार्य करता है, और इसका मान अभी बताया था मैंने आपको, 10 था या 9.8 मीटर प्रति -s-2 प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये g का मान है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो यहाँ पर वस्तु उठा ली है, ये वस्तु ऐसे, इसको छोड़ने पर अपने आप वस्तु नीचे चली जाएगी, गति ऊर्जा में बदल जाएगी। जब ये वस्तु को यहाँ रख लिया हमने, तो इसके अंदर जो है एनर्जी अब इकट्ठी हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा इसके अंदर उपस्थित हो गई है। अब जैसे इसको छोड़ेंगे ना, गति ऊर्जा में बदल जाएगी। तो यहाँ पर कितनी ऊर्जा है इसके अंदर, यहाँ पर ऊर्जा वही किए गए कार्य के द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर, F बराबर एनर्जी इज इक्वल टू, मैंने बताया था F बराबर F, बल बराबर F इंटू S। तो यहाँ S का मान तो हो जाएगा H, और F बराबर M, A की जगह हो जाएगा mg, यानी हो जाएगा mgh, यानी ये हो जाएगी हमारी E ऑफ P, पोटेंशियल एनर्जी mgh। यहाँ g का मान हम ले लेंगे जो भी न्यूमेरिकल के अनुसार 10 या 9.8। m का मान हमें दिया हुआ होगा, इतने द्रव्यमान की वस्तु है। h का मतलब कितने हाइट तक इसको ले जाई गई है। तो इस प्रकार ये mgh का मान आपके सामने प्रस्तुत हो गया, पोटेंशियल एनर्जी EP। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब किसी वस्तु को ऊपर ले जाते हैं तो ध्यान देना विद्यार्थियों, रास्ते पर कोई वस्तु निर्भर नहीं करती है। जैसे मान लो कोई किसी वस्तु को सीधा उठाया गया है, यूं यहाँ ले जाया गया है, और इसी वस्तु को यूं उठा करके यूं करके यहाँ वापस ले जाया गया है, तो इसकी जो हाइट वही रहेगी जो इसकी है, यानी इसके रास्ते पर कोई निर्भर नहीं करता है। रास्ता कैसे भी हो, सीधी डायरेक्ट ऊंचाई ली जाती है। ओनली टोटल हाइट, पहले बिंदु से अंतिम बिंदु तक की ऊंचाई कितनी है। इस प्रकार आपका ये mgh हो जाएगा। इससे एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्लियर कर लेंगे आप। अब आता है हमारे पास ऊर्जा संरक्षण का नियम। कौन सा? ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम, ये ध्यान रखना। कांस्टेंट एनर्जी, यानी ऊर्जा न तो उत्पत्ति की जाती है ऊर्जा की, नई ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। यानी कि किसी वस्तु को हम यहाँ से यहाँ तक उठा कर ले गए हैं, तो इसमें अभी जो एनर्जी है ना, वो हाईएस्ट है, HIGEST, हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर है। जैसे ही इसको वस्तु को, ध्यान देना, जैसे ही वस्तु को छोड़ेंगे तो नीचे की ओर आएगी, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा तो कम होती जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। जितनी मात्रा में स्थितिज ऊर्जा कम होगी उतनी मात्रा में गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। यानी कि इसके अंदर टोटल ऊर्जा जो है इसकी सुरक्षित रहेगी, संरक्षित रहेगी, नियत रहेगी, स्थिर रहेगी, अचर रहेगी। यानी कि इसकी जो
ऊर्जा है वो आपकी mgh प्लस हाफ mv² इज इक्वल टू अचर। अचर का मतलब निश्चित, नियत, स्थिर। यानी कि आप ये समझ लो साधारण भाषा में, न तो एनर्जी को नष्ट किया जाता है न उत्पत्ति की जाती है। यानी अगर इसको उठाकर यहाँ ले गए तो इसकी एनर्जी हमने नष्ट नहीं की है, यहाँ mgh हाईएस्ट मान हो गया है। जैसे ही छोड़ेंगे तो mgh का मान कम होता जाएगा, स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी, गतिज ऊर्जा फलस्वरूप बढ़ती जाएगी और दोनों का मेजरमेंट लास्ट में जाके समान रहेगा और एनर्जी कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी। ठीक है विद्यार्थियों। अब उसके बाद में आती है हमारी शक्ति, पावर। इसके बाद हमारे पास आती है पावर, शक्ति, P। अब देखो ये भी शॉर्ट में थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपका। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ शक्ति, शक्ति, पावर। शक्ति P बराबर W/T। सीधा ध्यान रखना, आप सूत्र है कार्य बटे समय इज इक्वल टू शक्ति। यानी कि किसी वस्तु को में किया गया कार्य की दर शक्ति कहलाती है। यानी कि W का मान यदि हम W बराबर हम कार्य कर दे भाई 1 और T का मान भी 1 सेकंड कर दे तो पावर हो जाएगी 1। शक्ति 1 वाट के बराबर। शक्ति का मात्रक है वाट। क्या है? वाट। ध्यान रखना, शक्ति का मात्रक वाट है, इसका प्रतीक W है। तो शक्ति का प्रतीक है ना, प्रतीक भी इसका W है। शक्ति का प्रतीक क्या है? W बटे T। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। ये भी ध्यान रखना आपको, इसका कुछ इकाइयों का ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। इस प्रकार आप शक्ति का भी आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी सूत्र आपके सामने हो। अब ध्यान रखना, कोई भी वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं, जैसे मान लो 400 न्यूटन की वस्तु है, इसको ऊपर से नीचे ऊपर की ओर ले गए हम यहाँ, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो संचित ऊर्जा है ना वो आपकी mgh है। ये विशेष ध्यान देना आप। ठीक है विद्यार्थियों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा होगा। बैक टू बैक, लाइक टू लाइक चलते रहिए, आप प्रयास करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। असाइनमेंट भेज दिए जाएंगे। ओके।